हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषकर जो कंप्यूटर एग्जाम है, कंप्यूटर एग्जाम में बहुत अक्सर क्वेश्चन आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे आखिर है क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत से टॉपिक को कवर करेंगे आज। बेसिक कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? Balance of payment is a systematic record of all economic transactions between resident of the given country and resident of the rest of the world in an accounting periods. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये हिंदी में कहते हैं भुगतान का संतुलन एक साल में एक देश के द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ जो आर्थिक जो लेन देन होता है उसका यह ब्यौरा होता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो मिलते जुलते हैं। आज हम उस टॉपिक को समझेंगे कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उसको कैसे हम लोग निकालते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे लोग कहते हैं, लोग सपोज है बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं भुगतान का संतुलन। फिर बढ़ाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट। फिर इस तरह आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। फिर पूछता है बेसिक बैलेंस क्या होता है। ये डिफरेंट पूछता है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। हम लोग यहां पर आज जिक्र करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, बेसिक बैलेंस एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। इसको निकालने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है और हम बताएंगे कैसे बेसिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे निकालेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या निकालेंगे, क्या डिफरेंस है। कंप्यूटर एग्जाम में अक्सर इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। इसको निकालने के लिए हम लोग दो चीज का जिक्र करेंगे। एक होता है क्रेडिट, दूसरा क्या होता है डेबिट्स। तो यहां पर आपका जो क्रेडिट दिखा है, क्रेडिट का मतलब होता है इनफ्लो, जिसे कह सकते हैं हम लोग एज ए इनकम, और डेबिट का मतलब होता है एज ए आउटफ्लो, एज ए आउटफ्लो या कह सकते हो एक्सपेंडिचर। या कह सकते हैं जब आपके पास पैसा आता है लोग कहते हैं एज ए क्रेडिट, और जब जैसे पैसा जाता है एज ए डेबिट्स। तो हम लोग दो चीज ले रहे हैं, क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। अब किसी भी कंट्री यहां पर बेसिकली जो इसका डिस्कस करेंगे वो बेसिकली इंडिया से रिलेटेड है। हम यहां पर जो भी एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके इंडिया के इकोनॉमी से डिस्कस कर रहे हैं। सपोज है अब इसमें क्रेडिट एंड डेबिट से बहुत से अकाउंट यूज करेंगे। फर्स्ट अगर यूज करेंगे इसको हम लोग कहेंगे गुड अकाउंट, इसको लोग कहते हैं गुड अकाउंट्स। वस्तु खाता। अब देखिए आपके देश से बहुत सी वस्तुएं एक्सपोर्ट होती है, बहुत सी वस्तुएं इंपोर्ट होती है, तो उसका हम लोग ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि आपके देश से 400 बिलियन डॉलर कमोडिटीज एक्सपोर्ट हुई, तो यहां पर यूज किया है गुड अकाउंट्स, कहते हैं वस्तु खाता। हमारा देश हमने कहा कि 400 बिलियन डॉलर कमोडिटी एक्सपोर्ट हुई, हमारे देश से 400 बिलियन डॉलर वस्तुएं एक्सपोर्ट हो रही। तो आपका जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये क्या है, उससे पैसा आएगा तो आप कहां जाएगा, एज ए क्रेडिट, कहते हैं इनफ्लो। उसी तरह हमने कहा कि आपके देश में 700 बिलियन डॉलर आपने कमोडिटी इंपोर्ट्स की, तो हम लोग कहेंगे
एज ए डेबिट। आपके देश से $400 बिलियन एक्सपोर्ट हो रही और $700 बिलियन एज ए इंपोर्ट हो रही। तो यहां पर हमने लिया है, पहला अकाउंट यूज किया है गुड्स अकाउंट। आपके देश से जो भी वस्तुएं एक्सपोर्ट हो रही और इंपोर्ट हो रही, इसका हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिखाया है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द विजिबल अकाउंट। इसलिए आपका, क्योंकि ये क्या है, वस्तुएं आपके देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इसलिए हम लोग गुड्स अकाउंट हम लोग बड़ा यूज करते हैं विजिबल अकाउंट। इसको हिंदी में कह सकते हैं हम लोग दृश्य खाता। आपके देश से जो वस्तुएं जाती हैं उसको हम लोग यूज कर रहे हैं विजिबल, इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए विजिबल अकाउंट या दृश्य खाता। इस तरह दूसरा हम लोग इसमें यूज करते हैं सर्विस आपके बहुत सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं और हम बहुत सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए इनविजिबल, अदृश्य खाता। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है विजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट। तो यहां पर आपका गुड अकाउंट क्या होगा, विजिबल अकाउंट, और आपका सर्विस अकाउंट क्या होगा, एज ए इनविजिबल अकाउंट। तो यहां हमने दिखाया कि आपका सर्विस अकाउंट 300 एंड यहां पर आपके देश से $400 बिलियन की सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही हैं और $400 बिलियन की इंपोर्ट हो रही हैं। हम यहां पर बेसिकली सर्विस अकाउंट में तीन चीजों को जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि हमारे देश में जो टूरिस्ट आते हैं तो क्या पैसा आपके देश में खर्च कर रहे हैं तो कहां आ जाएगा, एज ए क्रेडिट्स। इस तरह आपके देश से बहुत से विदेशी आपके देश में पढ़ने आते हैं, तो जो पैसा आपके देश में खर्च करेंगे एज ए क्रेडिट अकाउंट्स। इधर बहुत से इंडिया के बाहर के लोग हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज लेने आते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं एज ए सर्विस अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। इधर भारत में बहुत से इंडियंस हैं जो विदेश में पढ़ने जाते हैं, जो पैसा खर्च हो रहा है एज ए डेबिट्स। हमारे बहुत से इंडियंस हैं विश्व के देशों में घूमने जाते हैं, जो यहाँ पैसा जा रहा है एज ए डेबिट्स। इसी तरह हम लोग इंडियंस, बहुत से लोग विश्व के अन्य देशों में हॉस्पिटल फैसिलिटीज लेने के लिए जा रहे हैं, वो क्या है, एज ए डेबिट्स। इसलिए हमने बेसिकली तीन चीज का जिक्र किया, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज एंड एजुकेशन। लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ा फैक्टर्स है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमने दिखाया गुड्स अकाउंट्स, आपका $400 बिलियन क्रेडिट्स, डेबिट एंड $400 बिलियन, आपका सर्विस अकाउंट 300 क्रेडिट्स, 400 एज ए डेबिट्स। तो आपका देखिए, इसको हम कहते हैं विजिबल अकाउंट, इसको हम बोलते हैं इनविजिबल अकाउंट। इसलिए आपका पहला जो अकाउंट बनता है यूज किया है, हमने लिखा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड? व्यापार का संतुलन क्या होता है? तो व्यापार के संतुलन में क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ क्या करेंगे 1+2। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में गुड्स अकाउंट एंड सर्विस अकाउंट दोनों को लेते हैं। हमने देखिए अब आपका गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 700 एंड गुड एंड सर्विस अकाउंट का डेबिट हो रहा है आपका 1100। इसका मतलब आपका क्रेडिट इज लेस देन डेबिट, इसलिए आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, यहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड में दो चीज यूज किया है, गुड्स अकाउंट एंड सर्विस अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन आता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या क्या लेंगे, क्योंकि उसमें होता है विजिबल और इनविजिबल। यहां पर विजिबल और इनविजिबल, गुड अकाउंट, सर्विस अकाउंट मिलकर बनता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हुआ, एज ए डेफिसिट, क्योंकि आपकी क्रेडिट है 700, डेबिट है 1100, इसका मतलब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। सिंपल कह सकते हैं हम, इसलिए आपका डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। यहां पर हमने एग्जांपल दिखाया है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हुआ, एज ए डेफिसिट। फिर इसमें तीसरा अकाउंट यूज करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के टेबल्स में, यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट। इसके अंदर कहते हैं एक पक्षी हस्तांतरण खाता, यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट। अब ये यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट होता क्या है, इसको बेसिकली दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। एक होता है गवर्नमेंट ट्रांसफर, दूसरा आपका होता है प्राइवेट ट्रांसफर। या आपके इस अकाउंट में ना कमोडिटी की बात कर रहे हैं, ना सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तीसरा अकाउंट यूज किया है, इसको हम बोलते हैं
यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट। अब इसको हमने दो टुकड़े में डिवाइड किया, गवर्नमेंट ट्रांसफर्स एंड आपका प्राइवेट ट्रांसफर। अब ये गवर्नमेंट ट्रांसफर क्या है? देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी भी कंट्री में प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, तो विश्व के देशों के द्वारा उस कंट्री के लिए फ्री ऑफ कास्ट एड्स दी जाती है, सहायता दी जाती है। सपोज दैट हमने देखा काफी साल पहले भारत में सुनामी आई, तो सुनामी आने पर देखा विश्व के बहुत से देशों के द्वारा भारत को आर्थिक सहायता दी गई। तो वो जो सहायता दी गई, वो जो सहायता दिया गया वो नॉट अलोन एक मानवीय सहायता के रूप में किसी देश में जो पैसा आता है उसको हम लोग बोलते हैं वो आपके यूनिटेड ट्रांसफर के गवर्नमेंट ट्रांसफर। इस तरह आपने देखा अभी कुछ साल पहले आपके ईरान, आपके अफगानिस्तान में या नेपाल में प्राकृतिक आपदा आई, तो भारत की सरकार ने उन कंट्रियों को मानवता के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते पैसा दिया। तो यहाँ भारत सरकार उनको पैसा दिया, कहाँ गया? डेबिट्स। भारत को मानवता के नाते जो पैसा मिला तो आपका डेबिट, वो यूनिटेड ट्रांसफर के गवर्नमेंट ट्रांसफर की बात करेंगे। इसी तरह अब हम बात करेंगे प्राइवेट ट्रांसफर्स। हमने यूनिटेड ट्रांसफर को दो टुकड़ों में डिवाइड किया है, गवर्नमेंट ट्रांसफर्स एंड प्राइवेट ट्रांसफर। गवर्नमेंट ट्रांसफर सरकार के द्वारा दिया और लिया जा रहा है, नॉट अलोन। अब हम प्राइवेट ट्रांसफर में क्या जिक्र करेंगे? हमने कहा बहुत से इंडियंस अपने मुल्क के बाहर रहते हैं, गल्फ कंट्री में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, तो वो अपने रिलेटिव, माँ बाप, फ्रेंड्स, भाई बहनों को पैसा भेजते हैं। तो जो पैसा भेज रहे हैं वो कहां जाएगा? आपके प्राइवेट ट्रांसफर में। किसके? यूनिटेड ट्रांसफर अकाउंट में। इस तरह भारत में बहुत से बांग्लादेशी, नेपाली, भूटानी आपके देश में रह रहे हैं, वो अपने मुल्क में पैसा भेजते हैं तो वो आपके जाता है एज डेबिट। इसलिए भारतीयों के द्वारा जो पैसा देश में आता है तो आपका है क्रेडिट। और भारत पे बस बहुत से लोग हैं जो विदेशी भारत में रहते हैं, काम करते हैं, अपने मुल्क में पैसा भेजाते हैं, वो आपको कहलाता है एज ए डेबिट्स। इसलिए हमने यूनिटेड ट्रांसफर में दो चीज का जिक्र किया, एक हमने यूज किया गवर्नमेंट ट्रांसफर, दूसरा यूज किया प्राइवेट ट्रांसफर। हमने कहा कि सपोज दैट इसको हम दिखा देते हैं 200, इसको हम दिखाते हैं एज ए 100। तो आपने तीन अकाउंट यूज कर रहे हैं, गुड्स अकाउंट, सर्विस अकाउंट, यूनिटेड ट्रांसफर अकाउंट। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं वस्तु खाता, सेवा खाता, एक पक्षी हस्तांतरण खाता। अब ये तीन अकाउंट हैं और तीन अकाउंट का क्रेडिट्स और डेबिट्स का जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट। इसको इस तरह कहते हैं, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट क्या होगा? 1 + 2 + 3। तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट यूज किया, हमने इसको तीनों को यूज करने ले रहे हैं। ये आपका हुआ 900, आपके 900 क्रेडिट्स, इसी तरह आपका 1200। इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट आपका क्या होगा? एज ए डेफिसिट। समझे अंतर क्या है? एक तो पहला डिफरेंस क्या है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में दो चीज देते हैं, गुड्स अकाउंट, सर्विस अकाउंट। इसको यूज करते हैं विजिबल अकाउंट एंड इनविजिबल। इस तरह आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट क्या है? गुड अकाउंट, सर्विस अकाउंट एंड ट्रांसफर अकाउंट। ये तीनों का मिलकर बनता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट। नेक्स्ट हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट्स। अब दीर्घकाल पूंजीगत खाता का जिक्र कर रहे हैं। अब ये दीर्घकाल पूंजीगत खाता क्या है? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट्स क्या है? अभी तक हम लोग यूज किया है गुड अकाउंट, सर्विस अकाउंट, ट्रांसफर अकाउंट में चौथा यूज किया है लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट्स। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट में बेसिकली तीन चीज का जिक्र करेंगे। पहला हम जिक्र करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। भारत बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां आपके देश में निवेश करती हैं, इसका मतलब आपके देश में पैसा आ रहा है तो कहां जाएगा? एज ए क्रेडिट्स। भारत के बहुत से इन्वेस्टर्स, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट अपने देश के अलावा विश्व के देशों में पैसा लगाते हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो आपका देश से पैसा गया तो आपका आ गया एज ए डेबिट्स। तो पहला क्या वर्ड यूज किया लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट में? एफडीआई। फिर इसी वर्ड यूज करते हैं एफआईआई,
फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, बहुत से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आपके शेयर मार्केट से पैसा लगाते हैं, इसलिए आपके देश में पैसा जो आया आपका क्रेडिट्स। बहुत से इन्वेस्टर विश्व के शेयर मार्केट से पैसा लगा रहे हैं, तो आपके देश में जैसे जा रहा है तो आपका क्या होगा, एज आउटफ्लो, तो आपका लगा जाए एज ए डेबिट। फिर इस तरह भारत की सरकार विश्व के देशों से पैसा लेती है या विश्व की संस्थाओं से पैसा लेती है, तो पैसा आपके देश में आ रहा है एज ए क्रेडिट्स, या भारत की सरकार विश्व के देशों को, किसी कंट्री को पैसा लोन दे रही है, तो आपके देश से पैसा गया एज ए डेबिट्स, राइट। आपके देश से पैसा आया क्रेडिट्स, आपके देश से पैसा गया एज ए डेबिट्स। इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट में तीन चीज का जिक्र किया, एफडीआई, एफआईआई एंड गवर्नमेंट्स लोन। तो आपका ये मिलकर बनता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट। हमने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट क्रेडिट दिखाया 400 एंड डेबिट दिखाया आपका 200। अब देखिए आपका चार अकाउंट्स, गुड अकाउंट, सर्विस अकाउंट, यूनिट ट्रांसफर अकाउंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट। अब ये चारों अकाउंट मिलकर बनता है, इसको लोग कहते हैं बेसिक बैलेंस, 1 + 2 + 3 + 4। तो आपका बेसिक बैलेंस में क्या है, 1 + 2 + 3 + 4। तो आपका बेसिक बैलेंस में क्या है, गुड अकाउंट, सर्विस अकाउंट, ट्रांसफर अकाउंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट। तो आपके चारों अकाउंट को जोड़ने पर आपका आता है तो यहां पर देखिए बेसिक बैलेंस यहां पर क्या हुआ, एज ए डेफिसिट, क्योंकि आपकी क्रेडिट हो रही है 1300, डेबिट हो रही है 1400। इसका मतलब इनफ्लो आपका हुआ $1300 बिलियन और डेबिट हो रहा है $1400 बिलियन। इसका बेसिक बैलेंस क्या हुआ, एज ए डेफिसिट। अभी तक आपने जिक्र किया क्या डिफरेंस होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में यूज कर रहे थे गुड अकाउंट, सर्विस अकाउंट मिलकर बनता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको कहते हैं विजिबल अकाउंट, और इनविजिबल अकाउंट मिलकर बनता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट में गुड अकाउंट, सर्विस अकाउंट एंड यूनिट ट्रांसफर अकाउंट, ये तीनों मिलकर बनता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट। इसी तरह में अब बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, चारों को जोड़ देते हैं, आपको बन जाता है बेसिक बैलेंस। अब इसका पांचवा अकाउंट यूज करते हैं, इसको लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट्स, इसको बेसिकली हम कहते हैं एरर या विजन फ्रॉड यूज करते हैं, हाल इसका बहुत कम यूज किया जाता है। लेकिन हम शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट में हमने कहा कि सपोज है आपका हमने कहा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट्स का 400 एज क्रेडिट्स, 50 एज डेबिट्स। अब देखिए हमने तीन चीज का जिक्र कर चुके हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बेसिक बैलेंस। अब आपका बचता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट में हम लोग दो अकाउंट यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट। तो भारत में क्या है, भारत के पीछे देते हैं तो आपका 400, 500, 250। तो भारत की विश्व को डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट मैक्सिमम सरप्लस रहता है। इसी तरह भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। तो अर्थशास्त्रियों का कहना है, अर्थशास्त्रियों का कहना है आज का कैपिटल अकाउंट सरप्लस कल के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट पैदा करता है। हम यहां पर दिखा रहे हैं, हमने सपोज भारत की पिक्चर ली है, यहां पर आपने देखा कि आपका 4 + 5, हमने आपका बेसिक बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट में क्या यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट। और दोनों अकाउंट को यूज करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट पूंजीगत खाते पर भुगतान संतुलन क्या है, यहां पर सरप्लस है। क्यों, क्योंकि आपका क्रेडिट है $500 बिलियन एंड डेबिट है
2050, इसका मतलब क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट्स। तो ये आपका कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एज ए सरप्लस। तो ये आपको जो पिक्चर्स हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ये बेसिकली विश्व के डेवलपिंग कंट्रीज या इंडिया से रिलेटेड है। तो भारत में भी क्या होता है, भारत में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट सरप्लस रहता है। लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आज का कैपिटल अकाउंट सरप्लस कल के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट पैदा करता है। ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे पैदा होता है, क्योंकि भारत की हम ओवरऑल पिक्चर देखें, जब से देश आजाद हुआ तो भारत के सिर्फ 2 साल है, 1972, 73 एंड 1976, 77। इन 2 सालों में भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस रहा। ऐसे हमेशा भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट रहा। अब ये हम आखिर हम कहते हैं भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट आखिर हमेशा डेफिसिट ही क्यों रहा? क्यों? क्योंकि हम लोग हमारे देश में गुड्स अकाउंट हम वस्तुएं ज्यादा इंपोर्ट करते हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट के। अब वस्तुएं बेसिकली यूज करते हैं क्रूड ऑयल्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करेंगे, इस हमारे देश में वस्तुएं ज्यादा इंपोर्ट होती हैं, हमारे देश में एक्सपोर्ट कंपेयर टू कम होता है। अब हमने 5 चीजों का जिक्र किया, गुड्स अकाउंट, सर्विस अकाउंट, क्रेडिट ट्रांसफर अकाउंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट्स एंड आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट्स। अब यदि 5 अकाउंट को जोड़ दिया जाए तो उस 5 अकाउंट जोड़ने का जो बनता है उसको लोग कहते हैं ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहां पर ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो सपोज हमने कहा कि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके 5 अकाउंट को जोड़ देते हैं तो आपका सपोज निकल रहा है आपका ओवरऑल बैलेंस, सभी आइटम को जोड़ देते हैं आपको, तो हम 500 को जोड़ देते हैं तो आपका ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट्स 1800 एंड डेबिट्स 1650। तो आपका ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट यहां पर हमने दिखाया है एज ए सरप्लस। अब यहां पर ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, किसी भी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है हमेशा बैलेंस रहता है, ना सरप्लस रहता है ना डेफिसिट रहता है, लेकिन यहां पर हमने दिखाया है ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट एज ए सरप्लस। इसलिए ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस और डेफिसिट को सॉल्व आउट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसमें छठा अकाउंट यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट, अंतरराष्ट्रीय तरलता खाता। इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में क्या होता है, क्योंकि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस रहता है, ना सरप्लस रहता है ना डेफिसिट रहता है, इसलिए आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब आपने देखा कि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, आपका 1800 एज क्रेडिट्स, 6050 आपका डेबिट्स। इसका मतलब हम यदि 150 बिलियन डॉलर्स यदि इसमें ऐड कर देते हैं तो आपका ये हो जाएगा 1800 एंड आपका 1800। तो आपका जो आपने जब यूज किया बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपने कहा नहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है, इसलिए ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट यहां पर क्या दिखाया है हमने? डेफिसिट, सॉरी ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट यहां पर क्या दिखाया है? एज सरप्लस। इस सरप्लस को समाप्त करने के लिए एक हमने लास्ट अकाउंट यूज करते हैं, इसको कह रहे हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट्स। इसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, अंतरराष्ट्रीय तरलता समायोजन का वर्ड यूज करेंगे। तो हम यदि 150 बिलियन डॉलर यदि हम कोई यहां डेबिट में डाल देते हैं तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो जाएगा। अब ये 150 कैसे आएगा? डेबिट में जाएगा, तो आपने इंटरनेशनल लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, या आप 150 बिलियन डॉलर गुड्स को इंपोर्ट कर लोगे तो आपका
जब इंपोर्ट करोगे तो 150 डेबिट्स, तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बैलेंस 1800 या आप 150 बिलियन डॉलर विश्व किसी कंट्री को लोन दे दें, तो लोन देंगे तो भी कहा जाएगा एज ए डेबिट्स, या 150 बिलियन डॉलर रिजर्व करना। तो इस तरह आपने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमेशा बैलेंस रहता है। यदि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस या डेफिसिट हो तो इसको मेंटेन करने के लिए हम छठा अकाउंट यूज करते हैं, इसको लोग कहते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट्स या इंटरनेशनल लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। या मैं कह दिया सपोज दैट किसी कंट्री का ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट एज ए डेफिसिट, लेकिन आप कहते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस रहता है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए यदि डेफिसिट है तो आप क्या करोगे, हमने कहा कि सपोज दैट आपका क्रेडिट्स 1800 एंड डेबिट्स एज 1900, इसका मतलब क्रेडिट इज लेस देन डेबिट्स, तो आप क्या 100 आपको 100 आप क्रेडिट जोड़ लेंगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो जाएगा। अब 100 कैसे होगी, आप गोल्ड एक्सपोर्ट कंट्री नहीं है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए 100 बिलियन डॉलर का गोल्ड एक्सपोर्ट कर दीजिए, या 100 बिलियन डॉलर किसी कंट्री से लोन ले लीजिए, ये सब क्या आ रहा है आपके क्रेडिट में आ रहा है, या आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आप इसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो इसलिए आपने आज हमने डिस्कस किया आपके जो 6 टॉपिक हैं, अक्सर कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हमने पहला जिक्र किया बैलेंस ऑफ ट्रेड्स, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या यूज किया, गुड्स अकाउंट एंड सर्विस अकाउंट। फिर से यूज किया है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट्स, गुड अकाउंट, सर्विस अकाउंट, यूनाइटेड ट्रांसफर अकाउंट। फिर इसके बाद में यूज किया बैलेंस बेसिक बैलेंस में गुड्स अकाउंट, सर्विस अकाउंट, यूनाइटेड ट्रांसफर अकाउंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, चार अकाउंट मिलकर बनता है आपका बेसिक बैलेंस। फिर क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, इसमें सब दो यूज कर रहे थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट। विश्व के अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सरप्लस होता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों होता है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि आज का कैपिटल अकाउंट सरप्लस कल के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट पैदा करता है। कैसे पैदा करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट ने बड़ी यूज किया था एफडीआई, एफआईआई, ये गवर्नमेंट लोन। तो मल्टीनेशनल कंपनी आपके देश में जो पैसा लगाएंगी प्रॉफिट लेकर जाएंगी, तो पैसा लेकर जाएंगी, वो क्या हो रहा है आपका आउटफ्लो हो रहा है, तो वो आपको जो पैसा जाएगा तो वो कहां जाएगा, सर्विस अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, इसी तरह हमने किसी कंट्री से लोन लिया, उसका जो ब्याज देना पड़ेगा तो वो पैसा कहां जाएगा, आपके सर्विस अकाउंट के डेबिट्स में। या आपने फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, जो इनको रिटर्न मिलेगा अपने मुल्क अपने कंट्री में लेके जाएंगे, तो इसलिए हमने कहा कि आज का कैपिटल अकाउंट सरप्लस कल के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट पैदा करता है। क्यों, क्योंकि आपको देखो जो पैसा जाएगा रिटर्न के फॉर्म में आपके सर्विस अकाउंट के डेबिट में जा रहा है। राइट, आज इसे आपने डिस्कस किया बैलेंस ऑफ ट्रेड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने यूज किया गुड अकाउंट, सर्विस अकाउंट। हमने किया बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट, चालू खाते पर भुगतान के संदर्भ में, वस्तु खाता, सर्विस एक सेवा खाता और एक अच्छी हस्तांतरण खाता। फिर आपने बेसिक बैलेंस में गुड अकाउंट, सर्विस अकाउंट, यूनाइटेड ट्रांसफर अकाउंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट्स। इससे पता आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब बात की जाएगी तो पांचों अकाउंट को जोड़ लेते हैं तो आपका आ जाएगा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होता है। यदि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी कंट्री का सरप्लस है या डेफिसिट है, इसको मेंटेन करने के लिए हम लास्ट वन यूज करेंगे, इसको कहेंगे इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट। इसलिए आज आपने जिक्र किया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स क्या है, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। इस तरह आपने जाना ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आगे अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे कि इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या किसी इकोनॉमी क्या रोल होता है।